तो जिस सत्ता को चुन करके ब्राह्मण लाए, उन ब्राह्मणों का उस सत्ता ने कत्ल किया है और जगह जगह जो है उनके खिलाफ कार्य हो रहे हैं। ये सब ब्राह्मण भी इस बात को जान गया है। तो ब्राह्मण वर्तमान राजनीति में छटपटाहट में है कि वो आने वाले समय में कौन सी सत्ता, कौन सी पार्टी को सत्ता दे। तो अगर ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ उनके लिए कार्य करने की बात करती है तो मेरी राय से तो गलत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में ब्राह्मण राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ राजनेता किसी परशुराम की मूर्ति बनवा रहे हैं या ब्राह्मणों को लेकर जो राजनीति खेली जा रही है, तो आपके इसमें क्या राय हो सकती है? मान लीजिए 12% ब्राह्मण अगर 2007 में केवल 16% वोट देकर बसपा की सरकार बना सकते हैं, क्या 12% ब्राह्मण 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं? तो आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी टीम को और आपके सभी दर्शकों को जेन्युइन उठाए। देखिए, जैसा आज जो आप देखते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी स्टैचू की बात करती है परशुराम की, और बहुजन समाज पार्टी परशुराम और समस्त जो जातियां हैं, जिनके महापुरुष हैं, जो उनके प्रतीक हैं, उनके नाम पे अस्पताल बनाने की बात करती है। तो जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का है तो समस्त जातियों, जिन जिन जातियों में जो जो महापुरुष हुए उनकी बात हो रही है। और पूर्वांचल का जो 11-12% ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भी साबित होता है राजनीति में। और वर्तमान दौर ये है कि जिस सत्ता को ब्राह्मणों ने झोली भर के वोट दिया है, वही सत्ता आज उनका जो कत्ल कर रही है। तो ये ब्राह्मणों को चिंतन करना पड़ेगा इस बात के कि हमें कौन सी सत्ता को चुनना है। वो सत्ता को चुनना है जिसमें सर्व समाज की बात हो। तो जिस सत्ता को चुन करके ब्राह्मण लाए, उन ब्राह्मणों का उस सत्ता ने कत्ल किया है और जगह जगह जो है उनके खिलाफ कार्य हो रहे हैं। ये सब ब्राह्मण भी इस बात को जान गया है। तो ब्राह्मण वर्तमान राजनीति में छटपटाहट में है कि वो आने वाले समय में कौन सी सत्ता, कौन सी पार्टी को सत्ता दे। तो अगर ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ उनके लिए कार्य करने की बात करती है तो मेरी राय से तो गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति में ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। तो अगर कुछ परसेंट वोट ट्रांसफ़र होता है तो उस पार्टी के लिए फायदेमंद है और होगा ट्रांसफ़र। क्या 2022 के चुनाव में भाजपा से ब्राह्मण वोट काट कर क्या सत्ता परिवर्तन ला सकता? अब उसमें तो ये देखना पड़ेगा कि ब्राह्मण कितने परसेंट भाजपा से डाइवर्ट होता है। सपोज करो ब्राह्मण डाइवर्ट आधा परसेंट, 1% डाइवर्ट हुआ, तो उसकी तो ज़्यादा मायने नहीं। जैसे 2007 का जो चुनाव था, जो बसपा में जिसमें फुल फ्लैश की सरकार बनी थी, तो उसमें ब्राह्मणों का केवल 18% वोट मिल पाया। जितने भी ब्राह्मण 12% है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उनका 18% वोट बसपा को मिल पाया, जिसके दम पर बसपा की सरकार बनी, ऐसा लोगों का मानना है। तो बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा से बस ब्राह्मण छिटक कर क्या सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्राह्मणों की अगर बीजेपी से मोह भंग होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी बीजेपी के पास उनकी कांग्रेस है। तो पहले तो दोनों पार्टी इस बात को समझ लें कि अगर भाजपा से ब्राह्मण छिटकता है तो उनकी सेकंड प्रायोरिटी आज की तारीख में कांग्रेस है। और कांग्रेस से कितना ब्राह्मण छिटक कर इन दोनों पार्टी पे आता है तो परिवर्तन तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर 4 जगह ब्राह्मण बढ़ता है तो परिवर्तन तो नहीं ला सकते हो। परिवर्तन जो है, जो जिस पार्टी का आधार वोट है, कोर वोट है, वही संगठित होकर के परिवर्तन ला सकता है। एक बात तो ये, जिस पार्टी के पास उसका आधार वोट ही नहीं बचेगा तो बाकी ब्राह्मण और ये ठाकुर राजा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका आधार वोट ही खिसक गया तो उस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि ब्राह्मण अगर संगठित होकर के किसी पार्टी दूसरी पे जाता है तो अभी परिवर्तन कर सकता है। आधा 1% से कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या जो अभी की चिकित्सा प्रणाली है आप उससे कितना सरकारी
स्वास्थ्य प्रणाली है, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, रही बात स्वास्थ्य प्रणाली की, तो स्वास्थ्य प्रणाली के नाम पे तो सरकार के पास बजट ही नहीं है। अगर सरकारी अस्पतालों में कोई सत्ता 3.66 रुपये प्रति मरीज़ को देती है, तो 3.66 रुपये में आता क्या है आप खुद ही समझदार हैं। तो 3.66 रुपये प्रति मरीज़ को प्रतिदिन के हिसाब से अगर बजट आएगा तो वो स्वास्थ्य कैसा होगा, उसके परिणाम कैसे होंगे, वो मरीज़ किधर मतलब ठीक होने की तरफ जाएगा या बीमार होने की तरफ जाएगा। 3.66 रुपये प्रतिदिन प्रति मरीज़ को अगर सरकार देती तो उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो वर्तमान सरकार ना तो स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, ना शिक्षा के प्रति चिंतित है। उसको सिर्फ एक ही है, वो है धर्म, और धर्म से किसी का विकास, किसी राष्ट्र का, किसी देश का विकास करने वाला है नहीं। इसलिए वर्तमान जो सत्ता है, जो हम और सबने मिलकर के जो चुनी है, वो धार्मिक आधार पर चुनी हुई सत्ता है। वो धार्मिक आधार पर जब तक भारत के लोग सत्ता को चुनेंगे, वो इस देश का पतन करेंगे, विनाश करेंगे। ये सीधा सीधा सा एक सेंटेंस है। धार्मिक आधार पर चुनी हुई सत्ताएं हमेशा राष्ट्र का पतन करती हैं, विकास नहीं करती। तो ये जो वर्तमान की सत्ता है, वे धर्म के आधार पर चुनी हुई सत्ता है। ये भारत के लोगों को इसके प्रति भी चिंतन मनन करना होगा। आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। देखिए, कोरोना काल है और कोरोना काल में सभी से यही अपील है कि वो घर रहें, सुरक्षित रहें, और जहाँ भी बाहर निकलें तो सुरक्षा के दायरे में ही निकलें। जो सरकार की गाइडलाइन है, ICMR की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का फॉलो करें। दूसरा ये है कि जितने भी लोग जो जिस विचारधारा, बहुजन विचारधारा के प्रति जो समर्पण है, त्याग है, जो बलिदान करना चाहते हैं, तो इस विचारधारा के प्रति जो है अपना कार्य करें। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो पद के लालची होते हैं, तो बिना पद के भी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा सबसे यही अपील है सबसे, कि बिना पद के अपना कद बनाओ और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।